कैटल फार्मिंग के अंदर सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ जो है वो है ब्रीड का इंतखाब। एक अच्छी ब्रीड ही आपके फार्म का फ्यूचर डिसाइड करती है। एरिया के लिहाज से हर एरिया का अपना मौसम, अपना एनवायरनमेंट और अपनी ब्रीड होती है, तो सही ब्रीड का चुनाव ही कैटल फार्मिंग का पहला कदम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से, जहाँ फार्मिंग सिर्फ एक काम नहीं एक जज्बा है। कैटल फार्मिंग के अंदर हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो आ जाती है डेयरी फार्मिंग। उसके बाद दूसरी चीज़ हो जाती है ब्रीड के ऊपर काम करना, एक अच्छी जानदार ब्रीड के ऊपर काम करना। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है स्लॉटरिंग के ऊपर हम काम करते हैं। और चौथा जो आ जाता है हमारे पास कुर्बानी के जानवर जो होते हैं, कुर्बानी पर हम काम करते हैं। फार्मिंग में हमारे पास जो मोस्टली यहाँ पर जानवर जो यूज़ होते हैं पाकिस्तान में, वो साहिवाल और चोलिस्तानी ब्रीड के जानवर, उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वो फार्मर की, किसी भी डेयरी फार्मर की पहली चॉइस वही होता है कि चोलिस्तानी या साहिवाल। अच्छा, चोलिस्तानी और साहिवाल क्योंकि हमारी लोकल ब्रीड है, वो यहाँ के मौसम और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करती है। उसके अलावा सर्दी और गर्मी दोनों का वो मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। गोश्त में भी और दूध में भी, दोनों में उसकी पैदावार अच्छी है। अगर आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो फिर आप क्रॉस ब्रीड की तरफ चले जाते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग का हिस्सा ही बनना चाहते हैं तो उसमें आप क्रॉस ब्रीड के जानवर लेते हैं कि इम्पोर्टेड वर्सेस आप साहिवाल या चोलिस्तानी का आप क्रॉस करवाते हैं, या ऐसे जानवर ख़रीद लेते हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की सलाहियत, एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। और तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर, अगर हम बाहर से ही इम्पोर्ट करें या सारे ही इम्पोर्टेड जानवर रख लें, उसके अंदर जो मैंने चीज़ देखी है कि छोटे फार्म के लिए तो बड़ा मुश्किल है। एक आधा जानवर तो शायद आप संभाल लें, बड़े लेवल पे आप उसको, जब तक आप एक पूरा कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल शेड नहीं बनाते तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और डेयरी फार्मिंग का ही हिस्सा है बुफेलो फार्मिंग, क्योंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है, दूध उसका ज़्यादा क्रीमी होता है और हाई मिल्किंग प्राइस पर वो सेल होता है। तो इसलिए बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ही फार्मर बुफेलो फार्मिंग और कैटल फार्मिंग या कॉ फार्मिंग, ये दोनों साथ साथ वो कर रहे होते हैं और दूध मिक्स करके वो सेल कर रहे होते हैं, जिससे वो एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें मैं मज़ीद इजाफा ये करना चाहता हूँ कि देखें, आपने फार्म शुरू कर दिया है, डेयरी फार्म शुरू कर दिया है कि आप चाहते हैं कि मुझे डेली की डेली इनकम भी आती रहे और आपका शौक ही दूध वाले जानवरों का है। उसमें एक चीज़ का आप ये ख्याल रखें कि जैसे ही जानवर आपके दोबारा हीट में आते हैं और आपको उनको इंसेमिनेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आप अच्छे क्वालिटी के बुल या सीमन का इंतखाब करें। वो शुरू में मैंने जैसा कि बताया कि अच्छी ब्रीड ही आपके फार्म का फ्यूचर डिसाइड करेगी। नॉर्मल आपने जानवर ले लिए हैं, कोई मसला नहीं है, आप वहाँ से स्टार्ट लें, लेकिन आप ये सोच रखें कि आने वाली जो जनरेशन है इन जानवरों से मैंने लेनी है, वो अच्छी एक मैंने ब्रीड इनसे हासिल करनी है। अब उसके अंदर भी कैटेगरीज हैं कि आपने सिर्फ मिल्किंग पर ही रहना है कि आप किसी दूध वाले अच्छे जानवर का सीमन उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, या आप कुर्बानी वाले किसी अच्छे ब्राह्मण, स्लगर या किसी और इम्पोर्टेड ब्रीड का आप सीमन उसके अंदर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी ब्रीड मजीद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो मिल्किंग प्रोडक्शन की तरफ हो या वो मीट प्रोडक्शन की तरफ हो, दोनों में ही इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर कामयाबी नजर आना शुरू हो जाएगी। कैटल फार्मिंग का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो है मीट फार्मिंग। मीट फार्मिंग में हमारे पास 3 से 4 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। अब आप लोगों ने चूज़ करना है कि आप लोग किस पर काम करना चाहते हैं। पहला उसके अंदर आ जाता है कि लोग क्रॉस ब्रीड के जानवर लेते हैं, जो अक्सर मंडियों में कांटे पर तोल के भी बिक रहे होते हैं। क्रॉस जानवर होता है, उसमें ज़रा हाइट लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, फ्रेम बड़ा होता है, तो वो कम टाइम में ज़्यादा वज़न वो गेन कर सकता है। दूसरा उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप कट्टे पाल लें, तो लोग कट्टा फार्मिंग भी करते हैं या कट्टी फार्मिंग भी करते हैं। और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर, आप कुर्बानी के लिए आप जानवर तैयार करें, कुर्बानी के लिए आप जानवर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए उसमें हमारे पास भी 2-3 कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने किस रेंज के जानवर आपने तैयार करने हैं। कि आया कि आपका जानवर 2 से 3 लाख का कुर्बानी तक तैयार हो, या 3 से 5 लाख का तैयार हो, या 5 लाख से 10 लाख तक वो जाए, या 10 लाख प्लस वो चला जाए, ये फिर आप लोगों ने उसके अंदर डिसाइड करना है। लेकिन कुर्बानी वाले या फैंसी ब्रीड के अंदर हमारे पास गुलाबी, अबलग, नुकरे, चोलिस्तानी या अच्छे प्रिंट के देसी सलामी वाले, कोहान वाले और नाफे जालर वाले जो जानवर हैं, वो ज़्यादा पाकिस्तानी मार्केट में कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वो चलते हैं। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि अगर आप दोस्त कुर्बानी वाले ही जानवर पालें, लेकिन इस कुर्बानी के, जिस तरह सपोज अब 2026 कुर्बानी की तैयारियां लोग कर रहे हैं, फार्मर्स कर रहे हैं और जानवर पाल रहे हैं, वो अगर 27 के या 28 के हिसाब से देखेंगे कि एक फार्मर अगर उसने लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख में छोटा बच्चा खरीदा है, प्रिंट उसने देखा है कि अच्छा मुनासिब प्रिंट के अंदर वो जानवर हो और मुनासिब नाव जालर के अंदर हो,
क्योंकि इसमें फैंसी के अंदर ये चीज़ है कि जितना नाप जालर बढ़ता जाएगा, बच्चे के बछिया के या बछड़े के पॉइंट्स अच्छे होते जाएंगे, हाथ पाँव अच्छी होंगे तो उसके रेट बढ़ता जाता है। तो अगर आप मुनासिब ले लेते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, वो इंशाल्लाह आने वाले साल में वो आपका एक अच्छा प्रॉफिट आपको वो दे सकता है। क्योंकि पर्सनली हमारा भी यही काम है, हम भी फैंसी के ऊपर ही काम करते हैं, तो इसका मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा है। कोई भी दोस्त इस हवाले से मजीद भी मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो वो मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करता जाऊँ, जो दोस्त स्लॉटरिंग पर काम कर रहे हैं और वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप इस तरफ आते हैं, फैंसी ब्रीड की, थोड़ी सी फैंसी ब्रीड की तरफ आते हैं, बहुत हाई फाई पे नहीं जाना, नॉर्मल से शुरू करना है आपने, तो उसका अगर आप 3 महीने या 4 महीने जानवर पालने के बाद मंडी में भी फ़रोख्त करते हैं ना, पहले तो वो हाथों हाथ मंडी में बिक जाएगा, क्योंकि वो प्रिंट अच्छा होगा। क्योंकि हमने ये तजर्बे सारे करके देखे हैं और फार्मर ये हजरात ये जानते हैं कि जानवर जब पलाई के अंदर आता है तो वो नस्ल भी छोड़ता है, नाप भी छोड़ता है, झालर भी छोड़ता है, वो अपने हाथ पाँव भी मजबूत करता है, फ्रेम भी अच्छा और बड़ा करता है, तो वो उन पॉइंट्स पर वो अच्छा सेल हो जाता है बानिस्बत आप स्लॉटरिंग वाला अगर आप सेल करते हैं। क्योंकि स्लॉटरिंग वाला है वो आपका तोल कर ही बिकना है, लेकिन जो फैंसी होगा, साफ़ सुथरे प्रिंट के अंदर होगा, वो हुस्न के ऊपर आपका बिकेगा, तो उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है। वीडियो के लास्ट में मैं एक ज़रूरी चीज़ आप दोस्तों को दोबारा बताता चलूँ कि देखें, मैं ये कहता हूँ, मेरे पास अगर कोई दोस्त यहाँ आता है मशवरा लेने के लिए कि भाई हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आपने पहले टारगेट मार्केट सेलेक्ट करनी है, और उससे भी पहले आपने ये आपका शौक क्या है, काम वही इंसान को करना चाहिए जो उसका शौक हो, जिसमें आप टाइम दे सकें और वो टाइम देने से आपको मज़ा आए। तो आपने पहले उसमें डिसाइड करना है कि मेरा डेयरी का शौक है या मेरा मीट वाली जो मार्केट है उसमें इंटर होने का शौक है। तो उसके बाद फिर आप जब जानवर आप वो मार्केट अपनी सिलेक्ट कर लेंगे कि किस कैटेगरी के जानवर पे मैंने काम करना है, उसके बाद अपना टारगेट एरिया देख के आपके पास सेल के लिए जो आपका एंड प्रोडक्ट आपका तैयार होता है, आपने वो बेचना किसको है, आया वो मंडी में आपने सेल करना है, आया कि आपने वो अपने एरिया की जो एक कुर्बानी के ऊपर आपने सेल करना है अपने इलाके में, अपने शहर में, या आपने अपने शहर को छोड़ के किसी बड़े शहर में ले जाके वहाँ पर वो सेल करना है, या आपने वो कराची के लिए वो जानवर तैयार करने हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। देखिए, दोस्त काम शुरू कर लेती हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि मैं इन जानवरों को पालने के बाद इनका करूँगा क्या। सपोज़ एक छोटे गांव या देहात या शहर का एक आम किसान या फार्मर जो छोटे लेवल पर 10-20 जानवरों से शुरू करता है, और वो किसी के कहे सुने या यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, ठीक है, सोशल मीडिया पर वो देखकर गुलाबी नुकरे और फैंसी जानवर पाल के ईद पर अपनी मंडी के अंदर उतार देता है, तो उसकी मंडी में तो ट्रेंड ही यही है कि वहाँ 3 लाख के ऊपर का जानवर कुर्बानी पर सेल ही नहीं होता, तो वहाँ पर वो बिकेगा ही नहीं ना। आपने टारगेट मार्केट पहले सोचनी। जब आप टारगेट मार्केट सोचेंगे कि सपोज मैंने कराची बेचना है, पिंडी इस्लामाबाद बेचना है या लाहौर लेकर जाना है, तो आप फिर उसी के मुताबिक ही आप फार्मिंग करेंगे और उसी के मुताबिक ही जानवर तैयार करेंगे, फिर आपको प्रॉफिटेबल आप इस बिजनेस को बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश की है मैंने, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके अंदर मैंने आप दोस्तों को बताने की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।